हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को मैंने डिस्कस किया है, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के मिल जाएंगे आपको। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन द ब्लड। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स एब्सेंट रहेंगे तो क्या होगा। प्लेटलेट्स जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट है, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। कभी अगर चोट लग जाती है तो हमने देखा है कि वहाँ से बाहर ब्लड फ्लो होने लगता है, बाहर ब्लड निकलने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो गया और वहाँ पे एक थिक लेयर जमा हुआ दिखता है। तो ये जो थिक लेयर वहाँ पे बना है वो प्लेटलेट्स की वजह से है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, ब्लड क्लोटिंग करके बाहर ब्लड को निकलने से रोकते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट रहेंगे ब्लड में, तो जो क्लोटिंग का प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा। क्लोटिंग नहीं भी हो सकता है हमारे ब्लड का, और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर लिखना ऐसे है कि इफ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन द ब्लड, द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग विल बी अफेक्टेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ट्रांसपिरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये प्लांट्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर एक्सेस वाटर है वो वाटर का बाहर निकलना, मतलब कि वो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और जो उनका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है रूट से लेकर के लीव्स तक, उसमें हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व कर पाएंगे, और उनका अपवर्ड मूवमेंट, वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट भी ट्रांसपिरेशन की वजह से हो पाता है। तब जाकर के जो लीव्स है वहाँ तक वाटर मिनरल्स पहुँच पाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि इट प्रिवेंट्स द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम हीटिंग अप। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो एक्सेस वाटर है वो प्लांट से बाहर निकलता है वेपर के फॉर्म में। जब एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है तो उससे क्या होगा कि प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, और प्लांट के जो पार्ट्स हैं बहुत सारे वो हीटअप होने से बच जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करता है प्लांट के पार्ट्स को हीटिंग अप होने से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। जो प्लांट के लीव्स हैं वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में किस तरीके से हेल्प करते हैं प्लांट को। तो होता क्या है कि जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो मेसोफिल सेल्स हैं, जो एपिडर्मल सेल्स हैं, उनके जो वैक्यूल्स हैं उनमें वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है। और जब वो लीव्स, जिनमें कि वेस्ट मटेरियल स्टोर हैं, जब वो लीव्स पुराने हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, देखा है हमने कि कई बार लीव्स पीले होते हैं और वो गिर जाते हैं, तो बहुत पुराने लीव्स रहते हैं और उनमें वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है। तो जब वो लीव्स पुराने हो जाएंगे तो वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और इस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल भी उनमें स्टोर था वो भी प्लांट से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे लीव्स के साथ साथ वेस्ट मटेरियल्स भी बाहर आ गए। इस तरीके से जो लीव्स हैं वो प्लांट को एक्सक्रीशन करने में हेल्प कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट है वो किस वजह से हो पाता है, इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल्स हैं उसमें मसल की लेयर्स होते हैं, और ये जो मसल्स के जो लेयर्स हैं इनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से जो फूड मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे, आगे की तरफ पुश होते जाएंगे, और फॉरवर्ड मतलब आगे वो फूड मटेरियल बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो रिदमिक एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, वही फूड को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प कर रहे हैं।
और ये जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे पूरे जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, वहाँ तक ये प्रोसेस चलते जाता है, जिस वजह से जो फूड है वो आगे एलिमेंट्री कैनाल में उनका मूवमेंट होते रहता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जिसमें कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, उस वजह से फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ उसका मूवमेंट होते जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट? 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का एडवांटेज क्या है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्या एडवांटेज है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं एक पार्टीशन के द्वारा, और उस पार्टीशन को कहते हैं सेप्टम। तो सेप्टम क्या करता है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो हार्ट का है वो पूरी तरीके से अलग, मतलब सेपरेट कर देता है। इस सेपरेशन की वजह से, सेपरेट होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं हो पाता है, और मिक्स नहीं होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई बॉडी के अंदर होता है। सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल पाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा ही एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा हो पाता है। तो इस तरीके से जो हाई एनर्जी नीड वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उनको तभी मिल पाता है जबकि उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाता है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का फ़ायदा यही है कि ब्लड मिक्सअप नहीं हो पाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो पाता है, और मिक्स नहीं होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल रहा है, और हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो पाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर कैसे लिखना है। इन 4 चैम्बर्ड हार्ट, लेफ्ट पार्ट इज completely separated from right part by septum. This prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. This allows a high efficient supply of oxygenated blood to all parts of the body. This is useful in animals that have highly energy needs such as mammals, birds. तो ये आंसर हमें ऐसे लिखना है, बहुत ही सिंपल आंसर है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेम द एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन एंड वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। जो एनर्जी करेंसी है लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसका नाम बताना है और कहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है और कब होता है। तो देखते हैं कि जो एनर्जी करेंसी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसका नाम क्या है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एटीपी है, यही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनर्जी करेंसी, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम में एटीपी का प्रोडक्शन होगा, और प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट्स में एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो याद रखना है एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में कई बार एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर कि एनर्जी करेंसी है एटीपी और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो अब ये भी हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन के टाइम में एनिमल्स में होता है और फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट्स में होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर किस तरीके से लिखना है ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो उम्मीद है आपको हर एक आंसर समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया होगा, तभी आप आंसर को लिख पाएंगे अच्छे से। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक या कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर मिलेंगे।